हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रीवियस जितने पार्ट्स थे इस चैप्टर के, जहाँ पर हमने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई करके आज हम इस चैप्टर के क्या करें, क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीय पब्लिकेशन क्लास 8। ए पार्ट बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है वो ओरली करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर बोले तो आप क्या समझते हो। देखिए बायोस्फीयर एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है, किसके साथ, लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और एटमोस्फीयर के साथ। ये तो पहला डेफिनेशन था कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है जो कि मिलके बनाता है लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ और एटमोस्फीयर के साथ। लिथो मतलब जो लैंड एरिया है, जो लैंड पार्ट है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। जो वाटर का हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है अर्थ के अंदर, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और जो एयर वाला पार्ट है उसको हम एटमोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें। देखिए बायोस्फीयर का एक अनदर डेफिनेशन हो सकता है। देखिए बायोस्फीयर क्या हो सकता है, एक नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट हो सकता है बिटवीन द एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि बायोस्फीयर बराबर होता है लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमोस्फीयर। मतलब तीनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर कंबाइनली क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है। पूरा का पूरा बायोस्फीयर बनता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में, नेचुरल वेजिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं नेचुरली, अपने आप से ग्रो कर रहे हैं, बिना किसी मनुष्य के दखल अंदाजी से, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस से वो ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स और ट्रीज हैं। तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया बोलेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक एरिया है, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कुछ प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं नेचुरली। कैसे ग्रो कर रहे हैं, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी मनुष्य के दखल अंदाजी से। वो जो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं उस एरिया के अंदर। तो इसीलिए उन प्लांट्स और ट्रीज को हम उस एरिया का क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कोई ऐसा वेजिटेशन हो रहा है प्लांट्स और ट्रीज का जो कि बिना ह्यूमंस के इंटरफेरेंस से वो ग्रो हो रहे हैं। आप देखते हो आपके लोकेलिटी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट हों, वो जो फॉरेस्ट पूरा का पूरा बना है वो एक नेचुरल वेजिटेशन है। फॉरेस्ट किसी इंसान ने नहीं बनाया है। जो फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ लगे हैं वो किसी इंसान ने नहीं लगाया है, वो पहले से ही है, वो नेचुरली पहले से ही ग्रो करके रहे। तो इसीलिए फॉरेस्ट हमारा एक नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि वो बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस, बिना किसी ह्यूमन के दखल अंदाजी से वो बना है। तो इसलिए फॉरेस्ट एक एग्जाम्पल हो सकता है क्या, नेचुरल वेजिटेशन। हमने पढ़ा था लेक्चर्स के अंदर कि फॉरेस्ट क्या है, एक मेजर ग्रुप है हमारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रोइंग सीजन ऑफ ए प्लांट। ये ग्रोइंग सीजन ऑफ द प्लांट क्या है। देखिए आपको पता होगा जो राइस है वो रेनी सीजन के अंदर ग्रो होता है। वाई नॉट इन विंटर, विंटर में क्यों ग्रो नहीं होता। देखिए क्योंकि रेनी सीजन के पास वो कंडीशंस, ऐसे कंडीशंस है जो कि राइस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल है। राइस को ग्रो करने के लिए जो जो कंडीशंस फेवरेबल है, जो जो कंडीशन अनुकूल है, जो उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, वो सभी के सभी चीज़ें रेनी सीजन के पास है, ना कि विंटर सीजन के पास। इसलिए राइस का जो ग्रोइंग सीजन है वो रेनी सीजन है। क्या है, रेनी सीजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या है, रेनी सीजन। जो राइस की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कंडीशन जो जो फेवरेबल है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो किसके पास है, रेनी सीजन के पास है, ना कि विंटर के पास। इसीलिए जो रेनी सीजन है वो राइस का क्या है, राइस का क्या है, ग्रोइंग सीजन है। तो वही चीज़ें यहाँ पूछ रही है कि ग्रोइंग सीजन क्या है मेरे यार। देखिए साल का वो हिस्सा, साल का वो हिस्सा, साल का वो पार्ट जिस समय कुछ ऐसे कंडीशन फेवरेबल होते हैं उस सीड्स को ग्रो करने के लिए, उस सीड को जर्मिनेट करने के लिए और उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लांट के। तो उस पर्टिकुलर प्लांट का वो पार्ट क्या हो जाएगा साल का, कि वो उसका ग्रोइंग सीजन है। मतलब एक प्लांट साल के उस हिस्से में ग्रो हो रहा है
जिस समय उसके सीड को जर्मिनेट करने के लिए सभी के सभी कंडीशंस फेवरेबल है, सभी के सभी कंडीशंस क्या है, अनुकूल है, फेवरेबल है, और उसके ग्रोथ को भी वो साल है, वो साल का वो हिस्सा है, वो उसके ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है कि भाई वो इसकी ग्रोथ हो। तो उसीलिए उस साल के उस हिस्से को बोल देते हैं कि वो इसका ग्रोइंग सीजन है। अगर आपको समझने में फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखो भाई साहब कि कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब एक प्लांट जिस पूरे एक प्लांट जो होता है वो पूरे साल भर ग्रो नहीं होता है, वो साल के एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर ईयर मंथ के अंदर ग्रो होता है। तो पर्टिकुलर मंथ में जब वो ग्रो होता है तो क्यों ग्रोथ होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर मंथ के पास, उस पर्टिकुलर पार्ट के पास क्या है, उसके सीड्स को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए जितने भी कंडीशन चाहिए वो सभी के सभी फेवरेबल है, सभी के सभी अनुकूल है। और ये जो साल का जो स्पेसिफिक पार्ट है वो उसके ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। तो इसीलिए जो प्लांट है उस प्लांट का क्या हो जाएगा, वो जो साल का जो हिस्सा हो क्या हो जाएगा, ग्रोइंग सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे यार? ग्रोइंग सीजन हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम क्या है। आपको 2 एग्जांपल देने हैं। देखिए टेरेस्ट्रियल बायोम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, जो टेरेस्ट्रियल बायोम होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर बहुत सारे इकोसिस्टम कंसिस्ट करते विद इन ए गिवन ज्योग्राफिकल लैंड। देखिए एक लैंड है, देखिए टेरेस्ट्रियल बायोम क्या है, देखो भाई साहब, जो टेरेस्ट्रियल बायोम है एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है। उस एरिया के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम कॉम्प्राइजेस होते हैं। और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम कंप्राइज हो, कंसिस्ट हो, तो उस एरिया को हम एक बायोम घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक टेरेस्ट बायोम घोषित कर देते हैं। जब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, एक ज्योग्राफिकल लैंड के अंदर जब क्या होता है, जब अलग अलग इकोसिस्टम्स रहते हैं, अलग अलग इकोसिस्टम रहते हैं और मतलब उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बायोम बोल देते हैं। अगर ये पूरा का पूरा चीज़ अगर हमारे लैंड के अंदर हो रहा है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल बायोम बोलेंगे, अगर पानी के अंदर हो रहा है तो इसको हम एक्वाटिक बायोम बोल देंगे। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लैंड है। क्या है भाई साहब? एक ज्योग्राफिकल लैंड है, और इस ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, इस ज्योग्राफिकल रीजन के लैंड के अंदर क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स क्या है, डिफरेंट इकोसिस्टम्स क्या है भाई साहब, डिफरेंट इकोसिस्टम कंसिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इस पूरे के पूरे को हम इसको बायोम बोल देंगे। जब एक सेम ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करने लगे, कंप्राइजेस करे डिफरेंट इकोसिस्टम, तो उस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या बोल देंगे, बायोम बोल देंगे। अगर ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो चीज़ है, अगर लैंड के अंदर एग्जिस्ट करे तो हम इसको क्या बोल देंगे, टेरेस्ट्रियल बायोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टेरेस्ट्रियल बायोम। जो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है भाई, लैंड ही होता है। एग्जाम्पल देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइंगा बायोम। टाइंगा बायोम के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस प्रकार के ट्रीज के पास है? देखिए जो एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट है, जो एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं उनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम कैरेक्टर है उनका, जो कि टाइंगा बायोम के पास है। टाइंगा बायोम भी एक प्रकार का बायोम है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये एक बायोम। हालांकि टाइंगा बायोम एक टेरेस्ट्रियल बायोम नहीं है, अलग प्रकार का बायोम है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? देखिए वाइल्ड लाइफ के अंदर आपको क्या होते हैं, आपके 1 2 3 4 चीज़ें होती है आपके आपके जो क्या है वाइल्ड लाइफ के अंदर 4 चीज़ें होती है। एक तो आपके वाइल्ड लाइफ के अंदर कंप्राइजेस ऑफ एनिमल, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिशेस होते हैं और इंसेक्ट होते हैं। और वाइल्ड लाइफ ऐसी चीज़ है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप डोमेस्टिकेटेड नहीं कर सकते, आप उनको पालतू नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ याद रखना कि वाइल्ड लाइफ इसीलिए क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं है कि नहीं, दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। हम उनको डोमेस्टिकेटेड नहीं कर सकते, हम उनको पालतू नहीं कर सकते। यूज ऑफ विच ड्रग ऑन एनिमल्स किल्ड मेनी वल्चर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमने एक ऐसा ड्रग को यूज़ किया था एनिमल के ऊपर, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे वल्चर्स इंडिया के अंदर उनकी मृत्यु हो गई उनकी, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो जो किस ड्रग्स को हमने यूज़ किया था उसका नाम है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक ऐसा ड्रग है जिसको हमने एनिमल्स के ऊपर यूज़ करने से क्या हुआ, बहुत सारे वल्चर्स जो थे, जितने भी वल्चर्स थे गाइस, वल्चर्स, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आपको 2 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया के नाम बताने हैं। एक तो भाई साहब सुंदरवन बता देना, एक है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2 है। आप और भी चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको 20 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। कितने वर्ड्स के अंदर? 20 वर्ड्स के अंदर। लिमिट जो है वो 20 वर्ड्स तक है। वाई डू डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन? देखिए, जो डेसिडियस ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को क्यों शेड कर देते हैं ड्राई सीजन के अंदर, मतलब गर्मियों के गर्मी के मौसम के अंदर। देखिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड टू चेंज इन द वेदर। देखिए, जैसे जैसे पता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, उसी क्लाइमेट चेंज के साथ जो प्लांट्स और एनिमल का जो रेस्पॉन्स है उस क्लाइमेट के साथ, उस वेदर के साथ, वो भी चेंज होते रहता है। और जो डेसिडियस ट्रीज है वो भी क्या करते हैं? उस क्लाइमेट के साथ ही अपने आप को ढालने के लिए वो अपने लीव को शेड कर देते हैं। देखिए, आपको पता है कि ड्राई सीजन के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वाटर का शॉर्टेज होने लगता है ड्राई सीजन के अंदर, जिसके कारण ट्रीज़, आपको पता है ट्रीज़ को क्या चाहिए? ट्रीज़ को क्या चाहिए भाई साहब? पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगर पानी नहीं होगा, ड्राई सीजन के अंदर क्या होता है? पानी नहीं होता है, तो ट्रीज़ क्या करते हैं? उनको सफिशिएंट अमाउंट वाटर नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं? अपने कंजप्शन को घटाने के लिए, कम करने के लिए, जो डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं, देखिए डेसिडियस ट्रीज़ ज़्यादातर ड्राई सीजन के अंदर ही आपको मिलेंगे। ड्राई रीजन के अंदर ज़्यादातर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। इसलिए डेसिडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं? अपने शेड को, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको वाटर जो कंजप्शन है वो कम हो जाए, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी, जो वाटर का शॉर्टेज हो जाता है और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ड्राई सीजन के अंदर। इसीलिए जो डेसिडियस ट्रीज है अपने ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को, मतलब वाटर लेने के प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं। इसलिए रिड्यूस करते हैं, कैसे रिड्यूस करेंगे? अगर उनके पास ज़्यादा लीव्स नहीं होंगे तो इसीलिए उनका जो धीरे धीरे जो वाटर का कंजप्शन होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, जो उनका ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है। तो अपने ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं? ड्राई सीजन के अंदर अपने लीव्स को शेड करते हैं, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी होती है ड्राई सीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ये बायोम क्या है? व्हाट इज ए बायोम? देखिए, बायोम क्या मैंने कहा था कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल एक जगह रहते हैं, एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहते हैं। देखिए क्या कहा, जब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है? एक बायोम बनता है। तो बायोम क्या है? जब गाइस, जब डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे एक बायोम बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल जब एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और रहते हैं, तो इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है बायोम। इससे बनता है बायोम। और बायोम के अंदर क्या होता है? बायोम के अंदर एक जोग्राफिकल रीजन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कहने के लिए सभी इकोसिस्टम एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर कॉम्प्राइजेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और मतलब कॉन्सिस्ट है, इसीलिए हम उसको एक बायोम बोलते हैं। तो बायोम क्या है? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करने लगे, रहने लगे, तो उसको हम एक बायोम बोलते हैं। और बायोम बेसिकली क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड है, और उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम कंप्राइजेस है, मतलब सभी इकोसिस्टम उसके अंदर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक बायोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बायोम बोल देते हैं। अगर ये बायोम लैंड के अंदर है तो इसको हम टेरेस्ट्रियल बायोम बोलेंगे, अगर वाटर के अंदर है तो इसको हम एक्वाटिक बायोम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, वन काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड एट द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स इन द वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म टेम्परेट रीजन के अंदर जो ईस्टर्न कंटिनेंट्स है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स है, वहाँ पर किस प्रकार के वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं? तो वहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CITES का एम क्या है? CITES सिटीज, इसका एम क्या है? CITES का CITES इसका एम क्या है? इसका मोटो क्या है? देखिए, इसका मोटो ये है कि ये इंश्योर करता है कि दैट द ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। अगर कोई ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के साथ, तो इससे क्या हो? अगर ऐसा कोई ट्रेड हो रहा है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स, इनके सर्वाइवल पे कोई थ्रेट ना आए, कोई आंच ना आए, तो वो ये इंश्योर करता है। मतलब कोई भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके क्या होता है? उसके कारण अगर किसी प्लांट्स और एनिमल्स को
प्लांट्स और एनिमल्स को थ्रेट हो रहा है उसके सर्वाइवल के लिए, उनके सर्वाइवल के ऊपर आंच आ रही है, तो उस समय क्या होता है, जो CITES है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना हो। वही सिंपल सी बात है कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल पर कोई भी आंच ना आए, कोई भी थ्रेट ना आए, तो उस चीज़ को देखा जाता है, उस चीज़ को इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो। कौन करता है? CITES करता है। कौन करता है? CITES करता है। मतलब कोई ट्रेड हो रहा है, कोई व्यापार हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल को थ्रेट आ रहा है, तो ऐसा ना हो वो चीज़ को इंश्योर कौन करता है? CITES। इसीलिए इसको बनाया गया था कि ऐसा जब भी कोई ट्रेड हो तो उस समय किसी प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को कोई प्रकार की मुश्किलें नहीं आए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के जीने के लिए, जरिया के लिए। ठीक है, ये चीज़ें थी किसकी, एम क्या था इसका, CITES का, कि वो इंश्योर करे कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल को कोई भी थ्रेट ना आए। पार्ट सी की हम बात करते हैं, जहाँ पर 40 वर्ड्स आपका लिमिट है, इसके अंदर ही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं, व्हाट कॉजेस फॉरेस्ट फायर। ये जो फॉरेस्ट फायर है, मतलब जंगल में आग लगती है, वो किसके कारण लगती है? तो ये कई बार देखने को मिला है कि जो फॉरेस्ट फायर है किसी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण लगती है, मतलब नेचुरल कॉज होता है, मतलब वो अपने आप लगता है, वो आइदर नेचर लगता है या नहीं। मतलब कई बार फॉरेस्ट फायर का रिजल्ट जो होता है वो नेचुरल कॉज से होता है, मतलब अपने आप ही वो लग जाते हैं। बट जैसे कि लाइटनिंग हो गया, मान लो कोई लाइटनिंग हो गया तो उसके कारण क्या होगा, फॉरेस्ट में आग लग गई, या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब वॉल्केनोज फट गए, तो उस समय क्या हो सकता है, कई बार उसके पास वाले जो फॉरेस्ट वेजिटेशन है वहाँ पर आग लग सकते हैं। तो ये तो है नेचुरल कॉजेस। जो लाइटनिंग हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये है नेचुरल कॉजेस, जिसके कारण क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कई बार एक्सीडेंटली होता है, कई बार जो फॉरेस्ट फायर होता है वो एक्सीडेंटली लग जाता है, मतलब पता नहीं है वो लग गया, मतलब एक्सीडेंटली, हमें हमारा इंटेंशन नहीं था लगाने के लिए, बट वो लग गया, वो एक्सीडेंटली हो गया वैसा, मतलब पता नहीं था, पर्पस नहीं था लगाने, बट वो लग गया, मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य था वो नहीं था उसको आग लगाना, बट वो लग गया, वो एक्सीडेंटली लग गया भाई साहब। या फिर कई बार लोग पर्पजली लगाते हैं, मतलब इंटेंशन ही था लगाना, मतलब कई बार लोगों में इंटेंशन ही था कि वो जंगल में आग लगाएंगे, या फिर कई बार एक्सीडेंटली वो हो जाते हैं, या फिर कई बार पर्पजली बाय द पीपल लगाते हैं, मतलब लोगों का उद्देश्य ही था लगाना, और कई बार लोगों को पता नहीं था लगेगा बट लग गया। तो कई बार तो बिना इंटेंशन से लगता है, और कई बार इंटेंशन के साथ लगता है। ठीक है, जैसे कई बार द सप्लाइंग पावर लाइन, मतलब कई बार जो हम पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइन जाता है फॉरेस्ट के अंदर, कई बार उसमें अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके कारण क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। या फिर कई बार कुछ हम लाइटिंग जो मैच स्टिक्स है उसको हमने जला के जंगल में छोड़ दिया, तो उसके कारण में कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे वेजिटेशन जल के वो बड़ा एक फायर का रूप ले लेते हैं। तो कई बार इस प्रकार की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। या फिर कई बार एक सिगरेट से भी हो सकता है, भाई सिगरेट लोग जलाते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण क्या, कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे वेजिटेशन, देखिए पहले क्या होता है ना, छोटे वेजिटेशन से धीरे धीरे आग पकड़ना चालू करता है, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप हो ले जाता है, जिसके कारण पूरा पूरा जंगल जलने लगते हैं। एंड कुड कॉज द सराउंडिंग वेजिटेशन टू कैच फायर। पहले छोटे से स्टार्ट होंगे, छोटे छोटे शर्ब्स हर्ब्स वहाँ पर लगेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े ट्रीज की तरफ वो पहुँच जाएगा, है कि नहीं। जो आग जो होता है वो फैलता रहता है, ठीक है, आग जो होता है वो छोटे वेजिटेशन से लेकर बड़े वेजिटेशन बहुत जल्दी फैल जाता है, जिसके कारण एक मैसिव रेट में, एक ह्यूमंगस रेट में आग फैल जाता है। Some forest fires are started purposely by the farmer to clear the land by for farming। कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो इंटेंशनली उनका पर्पस यही था कि वो आग लगा रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो पर्टिकुलर एरिया को साफ करना होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो वेजिटेशन है उसको साफ करने के लिए वो कई बार आग लगाते हैं। कौन? फार्मर्स लोग लगाते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे क्या होता है, ये कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे? इन रीजन के कारण क्या होता है कि जंगल में भाई साहब आग लगती है। कुछ कई बार लोग पर्पजफुली लगाते हैं, कई बार लोग नहीं एक्सीडेंटली होता है, कई बार कुछ नेचुरल कॉजेज होता है। ये बेसिकली होता है फॉरेस्ट फायर के रीजंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोशल फॉरेस्ट्रीज एक प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर अफॉरेस्टेशन इंक्लूडेड है। क्या है? अफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व है। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगल में पेड़ लगाना। पेड़ लगाने को हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं, पेड़ को काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अफॉरेस्टेशन जो कि सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, और ये इन्वॉल्व करता है और भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड फॉरेस्ट है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अफॉरेस्टेशन। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ भाई, इंक्लूडेड है।
फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए, वातावरण के लिए क्या है, अफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सभी के सभी इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि सोशल फॉरेस्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। और यहाँ पर फॉर मीटिंग ह्यूमन नीड्स आर द सेम टाइम, ह्यूमन नीड्स को भी मीट करने के लिए, ह्यूमन को संतुष्ट करने के लिए भी इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। मतलब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है और फॉरेस्ट को बचाना है, इन दोनों को जो लेके चलता है वही हमारा सोशल फॉरेस्ट्री है। क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है और दूसरा एनवायरनमेंट को ही देखना है, तो इन दोनों चीज़ों को जो मिला के चलता है एक प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलते हैं। जब बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है। जब एक बहुत बड़ा एरिया के अंदर, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक छोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है, उस बड़े एरिया के अंदर डाइवर्सिटी जो होती है वेजिटेशन के अंदर भयंकर रूप से होती है, और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो तब जाके जब एक बहुत बड़ी एरिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ के अंदर, वेजिटेशन के अंदर, तो तब जाके हम उस एरिया को एक बायोस्फीयर रिजर्व, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। क्या देते हैं? उसको रिकॉग्नाइज किया आता है कि भाई साहब ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्यों है? क्योंकि उस एरिया के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, किसके बीच के अंदर, वेजिटेशन के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, इसीलिए। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत प्रकार के, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। आपको अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम्स हैं वो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिटी है। और ये पूरा का पूरा जो डिफरेंट इकोसिस्टम है जो कि बायोस्फीयर के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और कई बार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ लोकल लोगों को भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि वो अपना सस्टेनेबल वे से क्या कर सके, जो भी उनको करना है वो कर सके। बट देखिए आपको पता है लोगों को पेड़ की लकड़ी चाहिए, जो विलेज पीपल्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं विलेज पीपल, उनको यार लकड़ी चाहिए तो वो लकड़ी ले सकते हैं, बट इतना नहीं कि पेड़ पूरा जंगल ही खराब हो जाए। जितना चाहिए, जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए। एक सस्टेनेबल वे से आप अपना काम करिए फॉरेस्ट के साथ। इसीलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लोकल लोगों को भी अलाउ किया जाता है, पूरा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अलाउ किया जाता है। बट वहाँ पर उनको ये रेस्ट्रिक्ट लगाया गया है कि आप ज़्यादा ना लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लीजिए। ये तो पहले क्या होता था, लोग यार बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की कमी होने लगी। तो इसलिए उस चीज़ को कहा गया है कि आपके साथ हम पूरी तरह से बैन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप इतना ही लीजिए, इससे ज़्यादा ना लीजिए। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर डी हमारा। पार्ट नंबर डी में क्या है कि यहाँ पर 100 वर्ड्स के अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको कुछ वेज बताना है जिससे हम वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करें, उसके लिए आपको कुछ तरीके बताने हैं, कुछ वेज बताने हैं। तो ये कुछ वेज लिखे गए हैं हमारे, ठीक है। पहला वे क्या है, पहला वे ये है कि हमें जो वेजिटेशन के अंदर जो लॉस हो रहा है उसको रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है। जो वेजिटेशन का लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंटिंग करना है, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वेजिटेशन। जितना भी वेजिटेशन हमारा हो चुका है वहीं पर स्टॉप मारो, उसके आगे नहीं। तो प्रिवेंट करना है जो लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, इसके लॉस को हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है, जो कि डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण होता है। मतलब जो हम पेड़ को काट रहे हैं उसके कारण होता है। जंगल कैसे कम रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, मतलब जंगल के अंदर जो ट्रीज़ को काट रहे हैं। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जो फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये कुछ ऐसे रीजन है इसके कारण लॉस ऑफ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है। तो उसको सबसे पहले रोकना है। सबसे पहले हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, हमें ओवर ग्रेजिंग को रोकना है, फॉरेस्ट फायर को रोकना है। पहले जो चीज़ गलत हो रही है उसको पहले रोकना है, फिर उसको सुधारना है। पहले गलत चीज़ को रोकना है, फिर उसको सुधारना है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर जो गलत चीज़ें हो रही है जिसके कारण हमारा लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, मतलब उसको रोकना है। नेक्स्ट, हमें सिलेक्टिव फीलिंग्स ऑफ ट्रीज फॉर कॉमर्शियल पर्पज, मतलब हमको पूरा सिलेक्शन कर देना है। भाई ये जो एरिया है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर पूरी तरह से जो बैन है, मतलब जो प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन है ये एरिया, और ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, और ये एरिया में आप अपना काम कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके स्टेट के अंदर है कि नहीं, क्या है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जिसको क्या किया गया है, उनको रेस्ट्रिक्टेड बना दिया गया है, मतलब वहाँ पर लिमिटेड यूज़ हो सकता है चीज़ों का। वहाँ पर आप जो
जो कर सकते हैं उनको आप काट नहीं सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड, वो गवर्नमेंट एरिया हो गए हैं। गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, वहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया हर चीज़ का। क्यों किया है ऐसा, क्यों किया? क्योंकि वो एरियाज़ वो चाहती है कि जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हो और कुछ चीज़ें रह जाए, जिनके कारण हमारा जो फॉरेस्ट है बैलेंस में रहे। नहीं तो अगर हम सभी फॉरेस्ट को, अगर हम क्या करेंगे, अगर सभी जितने भी फॉरेस्ट है बहुत सारे, अगर हम सभी को ही ऐसा कर देंगे, क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे कि आप उनको नहीं काट सकते, तो इससे क्या होगा कि हम जो रोड बना रहे हैं या फिर जो हाईवे जा रही है या फिर लोग घर बना रहे हैं तो वो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पहले से गवर्नमेंट ने सिलेक्शन ले लिया है कि ये जो एरियाज़ है, ये जो फॉरेस्ट का पूरा एरिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये प्रोहिबिटेड, और इनको हमने कंजर्व कर दिया है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे एरियाज़ जो सिलेक्शन हो गए कि यहाँ पर आप अपना बिजनेस कर सकते हो, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो, मतलब वहाँ पर आप कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हो जिसके आप बिजनेस करना चाहते हो, इसको काट के आप कुछ और लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो सिलेक्शन पहले हमें करना है कि भाई ये एरिया को हमें कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और इस एरिया को हमें कंजर्व करना है फ्यूचर के लिए, मतलब ये एरिया को हम छुएंगे ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाएंगे, वैसा हाथ ही नहीं लगाएंगे। हमें सोशल फॉरेस्ट्री के बात को सीरियसली लेना चाहिए, जिसके अंदर क्या है, जो सोशल फॉरेस्ट्री की बात हमने ऊपर की थी उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, कि जिसके अंदर अफॉरेस्टेशन था, मतलब पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, जितना पेड़ हो सके हमें उतना लगाना चाहिए। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, लोग एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए, हमारे वातावरण के बेनिफिट के लिए, सराउंडिंग के बेनिफिट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट होने से क्या होता है, एक तो एटमोसफेयर में जो हीट होता है वो कूल डाउन होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ये कुछ बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे फॉरेस्ट के, जिसको हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमें कंजर्व करना है। और वहीं पर ह्यूमन नीड्स को इस सेम टाइम मीट करने के लिए हमें सोशल फॉरेस्ट्री को अपने ग्रास रूट लेवल के अंदर उसको लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें नेशनल पार्क्स को सेटअप करना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनको सेटअप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो एक एरिया के अंदर सेफ्टली कंडीशन के अंदर, सेफ कंडीशन के अंदर रह सके। और इसी सिमिलर चीज़ों के अंदर हमें एक नेचुरल सराउंडिंग चीज़ें मिल सकती है, मतलब एक नेशनल पार्क हम बनाएंगे, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा जो वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या है, सेफली उस अपने कंडीशन, सेफली कंडीशन के अंदर रह सके, सेफ कंडीशन के अंदर रह सके। और वही सिमिलर चीज़ अगर होगी तो उसके अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो रहे होंगे वो भी वहाँ पर सेफली रह सकते हैं। हमें इंक्रीज़ करना है नंबर ऑफ़ रेयर स्पीसीज़ बाय ब्रीडिंग देम इन जूज़ के अंदर हमें ब्रीडिंग करना है, किनके, जो रेयर स्पीशीज हैं उनकी रिप्रोडक्शन करनी है, उनकी ब्रीडिंग करनी है, उनकी रिप्रोडक्शन करनी है, कहाँ पर, जू के अंदर। जिससे क्या होगा, जो रेयर स्पीशीज जो एक्सटेंट होने के कगार में थे, मतलब ख़त्म होने के कगार में थे, या फिर जो एंडेंजर्ड होने वाले थे, एक्सटेंट होने वाले थे, या फिर जो हमारे वर्नरेबल स्पीशीज है यार, उनको हमें कहीं ना कहीं बचाना है। जो रेयर स्पीशीज है क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है उनके नंबर को बाय ब्रीडिंग देम इन जू। नेक्स्ट, हमें हंटिंग और स्मगलिंग, जो रेयर बर्ड्स और एनिमल जो बहुत रेयर है, मतलब जो हमारे वर्नरेबल स्पीसीज है या फिर जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनकी बात की जा रही है, तो उनके हंटिंग को, उनके स्मगलिंग को रोकना है। हंटिंग को हमें क्या करना है, रोकना है, उनके स्मगलिंग को और हंटिंग को रोकना है भाई साहब। प्रिवेंटिंग ट्रेड इन थिंग्स मेड ऑफ, जो हॉर्न, आइवोरी एंड एनिमल स्किन, आइवोरी, हॉर्स, इन सभी चीज़ों से जो भी चीज़ें बन रही है उनके ट्रेड को भी हमें रोकना है। और हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना है कि हमें कंजर्व करना है वेजिटेशन और एनिमल्स। ये कुछ तरीके हैं कि हम सेव कर सकते हैं किसको, हमारे वेजिटेशन को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ई पार्ट हमारा। ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, वाई इज एन इकोसिस्टम कंसिडर्ड टू बी ए सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। हम इकोसिस्टम को एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, देखो पहले मैं रीड करता हूँ फिर आपको बढ़िया से समझा दूँ। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एवरी इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट एंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स गेट फूड from the environment and food produced from a material found in the environment is passed on from one organism to another, and the material are released for overuse and overuse again. Hence an ecosystem is considered to be a self supporting system। ये आइए इसको समझते हैं एक ब्लैंक पेज के अंदर। देखो इकोसिस्टम क्या होता है भाई, इकोसिस्टम क्या होता है किसको पता है। देखिए इकोसिस्टम बोले तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स
डिपेंड होते हैं दो चीज़ों के ऊपर। क्या सर? ये डिपेंड होते हैं दो चीज़ों के ऊपर। पहला चीज़ है एनवायरनमेंट, वातावरण के ऊपर। कैसे सर? कैन यू सर एक्सप्लेन इट? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। देखो, अगर किसी जगह पर ज़्यादा पॉल्यूशन है, सपोज़ किसी जगह पर ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो क्या वहाँ पर जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, क्या वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से? कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी, जो एज कम्पेयर टू दोज एनिमल्स एंड प्लांट जो एक ऐसे जगह पर अपने हैबिटेट को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर पॉल्यूशन है ही नहीं, पूरा नील है। तो एक कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अपन उनके सराउंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे रहेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा गया कि ये डिपेंड करता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सबसे पहले किस पे डिपेंड करते हैं? एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहले डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, वातावरण के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। दूसरा चीज़, वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ऑन ईच अदर। गाइज, वो एक दूसरे के ऊपर भी क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है भाई। क्यों? सर्वाइवल के लिए। क्यों? सर्वाइवल के लिए। एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट क्यों है? सर्वाइवल के लिए। देखो आपको पता ही होगा कि, देखो यार आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये अपना खाना जो है ये खुद बना पाते हैं। दे आर सेल्फ सफिशिएंट। वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो फूड है वो किसको देते हैं? एनिमल्स को देते हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स क्या देता है? देखिए, जो प्लांट्स है वो फूड देते हैं एनिमल्स को। अब एनिमल्स बदले में क्या देते हैं? व्हाट इन रिटर्न द एनिमल गेव टू द प्लांट? क्या देते हैं भाई साहब? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको समझाना थोड़ा इस प्रकार से ज़रूरी है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पहली बात मैंने कही, जो प्लांट्स और एनिमल्स वो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों के ऊपर। एक तो एनवायरनमेंट के ऊपर, दूसरा एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए। क्यों? सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर। सर्वाइवल के ऊपर कैसे सर? कैसे सर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए? तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो भाई साहब, जो प्लांट्स होते हैं वो तो एनिमल्स को, जो प्लांट्स होते हैं वो तो एनिमल्स को क्या देते हैं? फूड देते हैं। क्या देते हैं? फूड देते हैं। क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाना देते हैं। तो एनिमल्स बदले में क्या देते हैं? आपको ये चीज़ पता होगा कि एनिमल्स जो होते हैं, मतलब हम ह्यूमंस, एनिमल्स, हम क्या यूज़ करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं अपने जीने के लिए? हम क्या यूज़ करते हैं गाइज? हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। मतलब एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके काम आता है? प्लांट्स के काम आता है। तो जो प्लांट्स है वो एनिमल को फूड देते हैं और इन रिटर्न एनिमल्स प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं मेरे यार। ये आपको क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो दोनों एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि प्लांट्स एनिमल्स को फूड देते हैं और एनिमल्स प्लांट को CO2 देते हैं। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो पहला पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो आपको मैंने यहाँ तक समझा दिया है। देखिए, लिविंग थिंग्स को जो है उनको खाना कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से। देखो भाई साहब, इस चीज़ को देखो, मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप कि आप इसको लिख रहे होंगे मेरे यार। आई होप कि आप इस चीज़ को लिख रहे होंगे, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये इरेज हो गया भाई साहब। अब देखो, देखो क्या देखना है आपको कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, उनको खाना कहाँ से मिलता है? उनको जो फूड है वो कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, वातावरण से मिलता है। किसको मिलता है? लिविंग थिंग्स को मिलता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो खाना मिलता है वो एनवायरनमेंट से मिलता है। और ये जो खाना है ना, ये जो फूड है, ये फूड
प्रोड्यूस भी एनवायरनमेंट के अंदर ही होता है। ये जो फूड है ये एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, किससे? एक मटेरियल से, एक मटेरियल से। और ये जो फूड है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? पास ऑन होते रहता है, पास ऑन, जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा? हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो मटेरियल्स है ना, ये जो मटेरियल से क्या बनता है? खाना बनता है। ये मटेरियल्स एनवायरनमेंट के अंदर ये भी प्रेजेंट है भाई साहब, ये मटेरियल्स भी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। और ये ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार क्या होते रहते हैं? रीयूज़ होते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार रीयूज़ होते रहते हैं। और दे कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार यूज़ होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो खाना भी एनवायरनमेंट के अंदर मिल रहा है, खाना भी एनवायरनमेंट के अंदर मिल रहा है, खाना एनवायरनमेंट के अंदर ही बन रहा है, और लिविंग थिंग्स भी एनवायरनमेंट के अंदर ही उनको ही खाना दिया जा रहा है, और उनके बीच में खाना ही पास ऑन हो रहा है। और जो खाने जिस मटेरियल से बनता है वो मटेरियल भी एनवायरनमेंट के पास है। भाई कहीं ना कहीं जो हर एक चीज़ है, कहीं ना कहीं जो हर एक चीज़ है वो एनवायरनमेंट के पास ही तो है। तो इसीलिए इकोसिस्टम, सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम, उसके पास अपने गुजारे के लिए हर एक चीज़ है, उसके किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम है, वो सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम है। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये बाहर तो नहीं है। तो इनके बीच में अगर कुछ आपस में हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर ही तो सभी चीज़ें हो रही है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंदर, जो एनवायरनमेंट वो कहाँ है? हमारे इकोसिस्टम के अंदर। तो इसीलिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बोले तो सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम है मेरे यार। आई होप कि जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। प्रूव विच टू एग्जाम्पल दैट द प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरमेंट। देखिए प्लांट्स और एनिमल किस प्रकार से चेंज करते हैं अपने रेस्पॉन्स को। अगर एनवायरमेंट चेंज, अगर एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है तो प्लांट्स और एनिमल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका आपको दो एग्जाम्पल देके इस चीज़ को प्रूव करना है। बताओ भाई, इस चीज़ को प्रूव करो। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पॉन्स करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर चेंज आ रहा है तो ये भी चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन वेदर टर्न्स वेरी कोल्ड, अगर वेदर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मतलब सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर धीरे धीरे ठंडी हवा आ रही है, वेदर क्या हो रहा है? विंटर हो रहा है। जो वेदर हमारा है वो कोल्ड्स बन रहा है, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा? जो कुछ प्लांट्स है और कुछ बर्ड्स है और एनिमल्स है वो कहाँ चले आएंगे? वो ऐसे डोरमैट या फिर इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि आपने गाइस क्या देखा है? आपने सुना होगा चिलिका लेक के बारे में, उड़ीसा के अंदर। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं किसी बाहर की कंट्री से। क्यों आते हैं? क्योंकि जब बाहर के कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, तो मैंने क्या कहा, जो चिलिका लेक है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बाहर के देशों से बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं। क्योंकि वो बाहर के देश के अंदर वहाँ क्या होगा? सर्दी आ गई है। तो वहाँ पर अगर सर्दी आ गई है तो वहाँ पर वो रह नहीं सकते। तो वो क्या होता है, वो जो जहाँ जिस समय के लिए वहाँ पर सर्दी है तो उस समय के लिए वो यहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है भाई साहब। तो आप समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्स करें। वहाँ सर्दी आ गई तो वो वहाँ से किसी ऐसे जगह चले आएंगे पर अभी सर्दी नहीं है और सर्दी आई नहीं है और गर्मी आई है, तो वहाँ माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल वही चीज़ है, देखो यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। पहला एग्जाम्पल देखो कि पहला एग्जाम्पल यही है कि जहाँ सर्दी आती रहती है तो क्या होता है, जो प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स वो एक डोरमेट या फिर इनएक्टिव स्टेट में चले आते हैं। मतलब आपने देखा होगा बियर, भालू जो होता है, भालू क्या करता है? जब सर्दी का मौसम आता है जो भालू अपने गुफा में फंस जाता है, गुफा के अंदर चला आता है। तो मतलब एक डोरमेट एरिया के अंदर चला आता है, मतलब एक इनएक्टिव एरिया के अंदर चला आता है जहाँ पर वो एक्टिव नहीं है। मतलब पूरे आपने देखा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे सर्दी के मौसम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी गुफा के अंदर किसी इनएक्टिव स्टेट में बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक्टिव नहीं। वो एक्टिव कब होंगे? जब गर्मी का मौसम आएगा वो अपने
बिल से निकलेंगे, अपने गुफा से निकलेंगे और स्प्रिंग का आनंद लेंगे, वसंत का आनंद लेंगे। बट अभी वो कहाँ है? अभी अपने इनएक्टिव स्टेट के अंदर, क्योंकि सर्दी चल रही है ना, इसलिए। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया माइग्रेटरी बर्ड्स का, कि वो माइग्रेट करके किसी वार्मर प्लेस के अंदर आता है। अगर उनके प्लेस के अंदर सर्दी है तो वो एक वार्मर प्लेस के अंदर आ जाएंगे, उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको चिलिका लेक का एग्जाम्पल दे, ओडिशा के अंदर जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं मेरे, वाई आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स अलग अलग लैटिट्यूड्स के अंदर मिलते हैं, अलग अलग एल्टीट्यूड्स के अंदर, मतलब अलग अलग हाइट के अंदर अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। देखिए आपने देखा होगा, अगर आप हिमाचल वाले एरिया में जाओगे, हमारे मतलब नॉर्थ वाले एरिया के अंदर, तो वहाँ पर आपको अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी। अगर सदर्न पार्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी। ईस्टर्न में जाओगे तो अलग, वेस्टर्न में जाओगे तो अलग, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ तो और भी अलग। तो ये अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हमें अलग अलग जगह देखने को क्यों मिलते हैं? देखिए जो लेंथ होता है ग्रोइंग सीजन का किसी प्लांट का, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के अंदर। देखिए जो कितना लंबा हमारा चलने वाला जो सीज़न है, ग्रोइंग सीजन, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के अंदर। मतलब अगर कहीं पर is as the growth takes place only within a center certain range of temperature, usually the growing season becomes shorter with the increasing from the equator and with increased height above the sea level. Some plants need a long growing season while some thrives where the beginning of growth is short. That explains why the different types of plants found at different latitudes. देखिए भाई साहब, ये बेसिकली क्या बोल रहा है? देखिए आप इंडिया की बात कर लो, यहाँ पर बहुत से कन्फ्यूजिंग लिखा है, आपको मैं शब्द ईजिली बता रहा हूँ। देखो कि क्या होता है ना, हमने देखा है कि इक्वेटर एक होता है, आपने पता होगा इक्वेटर, नहीं पता तो बताता हूँ भाई साहब। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को, इस चीज़, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, इस चीज़ को मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर बना के आपको समझाएंगे। ये मान लो हमारा अर्थ है, और ये बीच में एक ऐसी लाइन गई है, ये जो लाइन है ये क्या है? ये इक्वेटर है। ये जो लाइन है भाई साहब, ये इक्वेटर है। ये क्या है? ये इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर के जो पास वाले एरिया होते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादातर वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वार्म टेम्परेचर वाले प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मतलब वार्म टेम्परेचर वाले वेजिटेशन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आप जैसे ऊपर की तरफ जाओगे और यहाँ नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको कोल्ड वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोल्ड वेजिटेशन। क्या देखने को मिलता है? कोल्ड वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि उसके टेम्परेचर के कारण, क्योंकि अलग टेम्परेचर तो अलग सीजन हो, क्योंकि अलग प्लांट के अलग ग्रोइंग सीजन होते हैं। क्योंकि उनका ग्रोइंग सीजन वो क्यों है? क्योंकि उनके सीड को जर्मिनेट करने का जो कंडीशन फेवरेबल है वो चाहिए, उनके ग्रोथ को प्रमोट करने का जो चाहिए वो सीजन के पास है। तो इसलिए यहाँ पर अलग वेजिटेशन, यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर रिलेटेड वेजिटेशन ग्रो होंगे, यहाँ पर वार्म टेम्परेचर रिलेटेड वेजिटेशन ग्रो होंगे मेरे यार। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे इंक्रीज हाइट होता है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज इन हाइट होता है, उससे क्या होता है, अलग अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं ग्रो होते हुए। और कई बार कुछ प्लांट्स के वेजिटेशन पीरियड जो होता है, उनका ग्रोइंग सीजन बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप हिमाचल एरिया में जाओगे तो वहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर, मतलब जो गर्मी का मौसम बहुत कम छोटा होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो प्लांट्स वहाँ ग्रो होने थे वो बहुत कम समय के लिए आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर वहाँ पर हिमाचल वाले एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर जो लॉन्ग पीरियड होते हैं, जो विंटर्स का होता है, तो विंटर वाले जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा समय आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप साउदर्न पार्ट में आओगे या फिर ईस्टर्न पार्ट के अंदर आओगे, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है, वार्म क्लाइमेट है, वार्म टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो वार्म पीरियड है वो बहुत लंबा है, तो वहाँ पर वार्म टेम्परेचर रिलेटेड जो वेजिटेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, छोटा एरिया, छोटा पीरियड कवर करता है, तो इसलिए जो विंटर रिलेटेड वेजिटेशन है वो आपको कम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ईस्टर्न और सदर्न पार्ट के अंदर है। वहीं जो गर्मी रिलेटेड वार्म रिलेटेड टेम्परेचर वेजिटेशन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो वार्म पीरियड है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसीलिए आपको अलग अलग अल्टीट्यूड्स के अंदर अलग अलग वेजिटेशंस, मतलब प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द फायर ब्रेकर्स इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ
फायर के स्प्रेड को, स्पीड नहीं है स्प्रेड है, फायर के स्प्रेड को, फायर ब्रेकर्स कैसे इफेक्टिव है फायर के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। देखिए फायर ब्रेकर्स क्या एक स्ट्रेच डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, मतलब वेजिटेशन के स्ट्रेच डिवॉइड है वैसा। एंड अदर थिंग्स कैन बी बर्न, इट मे बी ए नेचुरल फायर ब्रेकर सच एज ए वाइड रिकॉर्ड और ए ट्रेंच। A fire usually stops at fire breaker as they are nothing more than it burn। देखिए क्या होता है ना, आपने पता होगा, इसको यार फिगर दे के समझेंगे, इसको एक फिगर दे के समझ लेते हैं भाई साहब। देखिए क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है सिंपली है, आपने मान लो ये एक चीज़, 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 ये एक चीज़ है भाई साहब। मान लो ये पेड़ है, मान लो आग लगी, आग यहाँ पर लगी, मान लो आग यहाँ पर सबसे पहले लगी, ठीक है, यहाँ पर लगी, फिर यहाँ से यहाँ लग गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई। तो फायर ब्रेकर क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर फायर ब्रेकर को लगा दिया तो क्या होता है, तो ये जो आग यहाँ से यहाँ जाने वाली थी, यहाँ से यहाँ जाने वाली थी, वो नहीं जा पाती। मतलब ये जो आग है ये यहाँ से यहाँ जाने वाली थी, बट अब नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फायर ब्रेकर लगा है। कई बार ये एक वाइड रिकॉर्ड होता है या फिर कई बार एक ट्रेंच होता है। क्या होता है, एक वाइड रिकॉर्ड या फिर एक ट्रेंच होता है। और इसके यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली फायर स्टॉप करता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहले आगे के जो बर्न ये होने वाले थे, ये जो 3 बज गई, ये कहीं ना कहीं आगे बर्न हो जाने वाले थे, इनको कहीं ना कहीं बचा जाता है फायर से। आपको मैं फायर ब्रेकर दिखाना चाहूँगा गूगल के अंदर, 1 मिनट। तो भाई साहब देखो, ये एक फायर ब्रेकर है, देख पा रहे हो, ये क्या है, एक फायर ब्रेकर है। ये वाला पार्ट, ये वाला ये एक फायर ब्रेकर है। सर कैसे, बताइए ज़रा सर, कैन यू एक्सप्लेन मी? येस आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। देखो मान लो भाई साहब, यहाँ कहीं ना आग लगना शुरू हुआ, तो आग लगते यहाँ तक फैल जाएगा। मान लो ये सारी चीज़ें कवर हो गई आग के अंदर। क्या ये जो आग यहाँ से यहाँ जा सकता है? मतलब यहाँ इस पेड़ के अंदर लगा था, क्या ये इस पेड़ से इस पेड़ तक जा सकता है? क्या आग नहीं जा सकता। क्यों सर? ऐसा इसीलिए है क्योंकि बीच में तो ये एक ट्रेंच आ गया, कहीं ना कहीं एक ट्रेंच आ गया, कहीं ना कहीं एक वाइड रिकॉर्ड तो है नहीं, कहीं ना कहीं एक वाइड एरिया है कि नहीं, जहाँ पर एक पार्टीशन कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आग लगा तो ये आग यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वाइड ट्रेंच, एक वाइड रिकॉर्ड बना दिया गया है। इससे जो वाइल्ड फायर है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ट्रांसफ़र नहीं हो सकता मेरे यार। तो ये आपका क्या है, एक फ़ोटो है वाइड फायर ब्रेकर का। ये देखो भैया, यहाँ पर ये देखो कि देखो आग यहाँ तो लग रही है, बट ये आग यहाँ नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीच में ये ट्रेंच है, कहीं ना कहीं ये ट्रेंच है, देख पा रहे हो। आग यहाँ तो है बट यहाँ क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि ये एक वाइड ट्रेंच बाद बीच में है, तो ये ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हो पा रही। क्लियर इतनी चीज़ें? और देखो ये चीज़ें, यही सेम चीज़ें आ रही है, सेम चीज़ें। ट्रेंच मतलब एक आप ढलान बोल सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई, थोड़ा सा इस प्रकार। मतलब ट्रेंच बोले तो कुछ इस प्रकार से, एक वाइड रिकॉर्ड बोलते थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सिमिलर मीनिंग है। तो ये आपको फायर ब्रेकर देने का इरादा था मेरा। ये आपने फायर ब्रेकर देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।